हेलो दोस्तों, मैं पूजा गुप्ता आप सबका स्वागत करती हूँ अरोरा आईएएस की टीम की तरफ से। तो आप सब जानते ही हैं कि हम यहाँ पे करंट अफेयर कर रहे हैं और कौन सा सेक्शन चल रहा है हमारा। तो हमारा एनवायरनमेंट का सेक्शन चल रहा है। इस तरीके से हमने कई टॉपिक्स क्या कर लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि साल भर क्या रहा है, न्यूज़ में रहे हैं। और कुछ टॉपिक जो बाकी हैं वो हम आज करेंगे। तो आज जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, आज उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है हिममंडल क्षति। तो ये क्या है, ठीक है। सबसे पहले ये समझेंगे ये अवधारणा कहाँ से आई, क्यों ये चर्चा में है, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो आपको पता है कि COP27 हुआ था ऑन जलवायु परिवर्तन पर, ठीक है। तो इसमें क्या किया, 18 देशों ने मिलकर क्या किया, एक संस्था का गठन किया है जिसका क्या नाम है, एमिशन ऑन मेल्टिंग आइस, एमिशन ऑन मेल्टिंग आइस ऑन सी लेवल राइज एंड माउंटेन वाटर रिसोर्सेज के गठन का प्रस्ताव रखा और वो क्या हो गया, वो कंप्लीट भी हो गया है। तो अब ये जानते हैं कि एमिशन ऑन मेल्टिंग आइस है क्या, मतलब जो इसका मेन काम है, जैसे कि आपको हिममंडल से पता ही चल रहा है, हिम मतलब बर्फ, मंडल मतलब उसकी परत वाली जो होगी, जो उसकी क्षति हो रही है उसके लिए काम करने के लिए ये संस्था बनाई गई है। तो इनका जो उद्देश्य है वो क्या है, जो हिममंडल या क्रायोस्फीयर है उसकी क्षति को रोकने का काम है, किसका, एमिशन ऑन मेल्टिंग आइस का। तो ये कई बार ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी के फेवरेट हो रहे हैं। आप 2020, 21, 22 के क्वेश्चन पेपर देखिए, आपको पता चलेगा कि ये पूरा वैसा ही है। इसके जो संस्थापक देशों में तो आपको मोस्टली क्या देखना है कि इसमें इंडिया शामिल है या नहीं। तो इसमें इंडिया शामिल नहीं है। कुछ देश हैं जिसको एक नज़र आप देख सकते हो, जैसे कि चिली हो गया, आइसलैंड, पेरू, चेक गणराज्य, नेपाल है देखो गाइस, ठीक है, सेनेगल है, समोआ है, स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड इत्यादि, तंजानिया इत्यादि, ये सब क्या है, देश इसमें शामिल है। बस एक बार आपने नजर डाल लेनी है, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। समूह की क्या घोषणा है, इन्होंने कहा कि जो जलवायु प्रभाव हो रहा है उसके मद्देनजर हम ये कदम उठा रहे हैं। क्यों, क्योंकि जो अगर ऐसे ही हिममंडल जो है या क्रायोस्फीयर है जो पिघलता रहा तो ये क्या कर देगा, जलवायु परिवर्तन को बहुत बढ़ा देगा। क्यों बढ़ा देगा ये हम समझेंगे। एक तो ये जलवायु परिवर्तन को बढ़ाएगा, दूसरा क्या होगा, ये आर्कटिक और जो पर्वत, देखो आर्कटिक अंटार्कटिक जो कि नॉर्थ और साउथ पोल है, वहां पे सबसे ज्यादा हिममंडल है। तो सबसे ज्यादा अगर प्रभाव पड़ेगा तो इन्हीं एरिया में पड़ेगा, और इस एरिया के जो स्थानीय लोग हैं उनकी आजीविका प्रभावित होगी, उनका जीवन प्रभावित होगा। इसके अलावा जो महासागरों में कौन रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं, वनस्पति रहते हैं, उनका जीवन खराब होगा, कोरल रीफ खराब होंगी हम लोगों की, ठीक है। मत्स्य पालन पे भी क्या होगा, तापीय ऊष्मा का क्या पड़ेगा, बहुत ही खराब प्रभाव पड़ेगा। अब चलते हैं हम हिममंडल देखते हैं कि हिममंडल है क्या, जो उसकी इतनी सारी बातें की जा रही है। इसको इंग्लिश में क्रायोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये पृथ्वी का, देखो ऐसा ना हो जैसे कि हम ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर ये पढ़ते रहते हैं, आयनोस्फेयर, मेसोस्फेयर ये पढ़ रहे हैं, तो ये ना हो ना कि वहाँ क्रायोस्फीयर लिख दे तो हम यही सोचे कि भाई क्रायोस्फीयर क्या है, वायुमंडल या एटमॉस्फेयर की लेयर है। ऐसा नहीं है, ये क्या है, ये पृथ्वी की जलवायु प्रणाली का भाग है, ठीक है। इसमें क्या है, जो ठोस रूप में क्या है, जो ठोस रूप में वर्षा है, बर्फ है, सागरों में जमी बर्फ, मतलब कुल मिला के आइस वाली जितनी चीजें हैं वो है। हिमखंड है, ग्लेशियर हो गए, ग्लेशियर आपको पता ही है कि क्या होते हैं, ये बर्फ के पहाड़ होते हैं। हिम झीलें हो गई, हिम नदियां होगी, ग्लेशियर, हिम चादर, ये परमाफॉरेस्ट, ये सभी मिलकर क्या बनाती है, क्रायोस्फीयर बनाती है। तो ये क्रायोस्फीयर जो शब्द है ये कहाँ से आया है, तो ये ग्रीक का शब्द है। वैसे कोई आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन ये आपको एक नॉलेज के लिए जानकारी होना चाहिए। इसका क्या अर्थ होता है, अगर हम मेंस आंसर राइटिंग लिख रहे हैं तो वहां हम ये यूज कर सकते हैं। इसका अर्थ होता है अर्थ, ठंड या बर्फ की ठंड कहा जाता है, ठीक है। अब ये सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगी हमें, आर्कटिक, अंटार्कटिक, पर्वतीय क्षेत्र इत्यादि में मिलेगी। सबसे बड़ी हिम चादर जो कहाँ पाई जाती है, अंटार्कटिक में पाई जाती है, ये तो आप नॉर्मली पता लगा सकते हैं। और कहा जाता है कि 70% से ज्यादा जो ताजा पानी है वो कहाँ है, वो इन हिमखंडों में है। इनका प्रभाव क्या पड़ेगा जलवायु परिवर्तन पर, वैश्विक जलवायु पर इनका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले एल्बिडो, क्या, देखो गाइस, एल्बिडो वो चीज होती है जो सूर्य की रोशनी जो हमारी पृथ्वी तक आती है तो उसको पृथ्वी अवशोषित किए बिना कितना वो क्या कर देती है, वापस वायुमंडल में भेज देती है। इस चीज को हम क्या कहते हैं, एल्बिडो कहते हैं। तो जो हिम है और बर्फ होते हैं उनका जो एल्बिडो होता है वो उच्च एल्बिडो होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो बर्फ होगी उसमें जो हमारा ये है
हमारे सूर्य की रोशनी और विकिरण है उनको अवशोषित करने की क्षमता नहीं होती है, बल्कि वो क्या करती है, यहाँ जैसे मान लो ये क्या हो गया, बर्फ हो गया, यहाँ से आ रही है सूर्य की रोशनी और यहाँ से आ रही है सूर्य की रोशनी, तो ये सूर्य की रोशनी इस चादर से टकराई और टकरा के वो सीधे कहाँ वापस चली जाती है। तो ये सबसे ज्यादा कहाँ किससे जाती है, बर्फ से। उसके बाद किससे जाएगी, वो क्या नाम है, हरे पेड़ पौधों से जाएगी। इसके अलावा भी कई चीजें हैं, जो जैसे रेगिस्तान का सबसे कम एल्बिडो होता है, क्यों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सूरज की रोशनी को अवशोषित करती है। और ये क्या है, और सबसे उच्च किसका होता है, बर्फ का, क्योंकि ये सबसे क्या करती है, सबसे ज्यादा एल्बिडो है इसका, क्योंकि ये अवशोषित बिल्कुल नहीं करती है, सबके सब जितना भी उसके पास सूर्य की रोशनी आती है ये वापस भेज देती है। ठीक है, तो ये क्या होगा, अब देखो, अब अगर वैश्विक जलवायु बढ़ती है, गर्मी बढ़ती है, तो ये क्या करेगा, ये जो इसका एल्बिडो है इसको कम कर देगा, और एल्बिडो कम होगा इसका मतलब होगा सूर्य की रोशनी को अवशोषित करना। अगर हिममंडल सूर्य की रोशनी को अवशोषित करने लग जाएंगे तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा कि बर्फ जो है वो पिघलने लग जाएगी, और बर्फ अगर पिघलती है तो इससे क्या होगा, जो हमारा सी लेवल है वो क्या होगा, वो बढ़ने लग जाएगा, और बढ़ने के साथ ही क्या होगा, जो तटीय देश हैं या जो आइलैंड्स वगैरह हैं वो डूब जाएंगे, और इसके साथ ही जो समुद्री जीव वगैरह है, वनस्पति है, उनको भी नुकसान पहुंचेगा। एक तरह से कह सकते हैं खाद्य का संकट भी आ सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, एक है फीडबैक लूप। अब ये क्या है ये समझते हैं। देखो, सबसे पहली बात, बर्फ के पिघलने से परावर्तक सतह कम हो जाएगी। अब ये सही बात कह रहा है कि अगर ये बर्फ पिघल गई तो इसका जो ये सतह है ये तो कम हो जाएगा ना, तथा समुद्र और भूमि का रंग गहरा हो जाएगा। ठीक है, ये भी चलते हैं। अधिक सौर विकिरण को अवशोषित करते हैं और फिर वातावरण में गर्मी छोड़ते हैं। इसके कहने का मतलब है कि ये क्या करेगा, जो बर्फ है वो गर्मी को अवशोषित करेगा, और गर्मी अवशोषित करने के बाद क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, और जो बर्फ के अंदर भी गर्मी है या कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जमी हुई है, ये उल्टा क्या करेगा, बैक मारेगा, और क्या करेगा, बहुत ज्यादा हमारे वायुमंडल को गर्म कर दे देगा उसी की बात, और उससे क्या होगी, बर्फ और ज्यादा पिघलना शुरू हो जाएगी। परमाफॉरेस्ट, हमने परमाफॉरेस्ट शब्द सुना था, ये क्या होता है, तो ये क्या है, इसका मतलब होता है जो परमाफॉरेस्ट है ये क्या है, ये एक बर्फ की लेयर है। ठीक है, तो इसमें मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत ज्यादा मात्रा दबी हुई होती है, इसमें बहुत सारे सूक्ष्मजीव बैक्टीरिया वगैरह दबे होते हैं। ठीक है, इसको क्या, इसमें कहा जा रहा है कि जो ध्रुवीय क्षेत्र है उसमें मिट्टी में कहा टन कार्बन, मतलब अनेकों टन कार्बन क्या है, जमा है वहां पे मीथेन के रूप, ये कार्बन किसके रूप में निकलेगा, मीथेन के रूप में निकलेगा। और अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस जलवायु परिवर्तन हो जाता है, जलवायु वार्मिंग होती है, तो इससे क्या होगा, इससे ये परमाफॉरेस्ट जो है, ये बर्फ की चादरें जो है वो पिघल जाएंगी, और पिघलने के साथ ही जो मैंने आपको बताया कि क्या होगा, जो हमारी सी लेवल है वो राइज करेंगे, और उसके बाद लेवल स्तर बढ़ने से जो आइलैंड वाले देश है वो सब डूब जाएंगे। हिममंडल का पिघलना, इससे क्या होगा, वैश्विक ऊर्जा या गर्मी, जो हमारा हीट बजट है वो प्रभावित हो जाएगा। हीट बजट आपको ज्योग्राफी में आपने पढ़ा ही होगा। इस प्रकार वैश्विक जलवायु को भी प्रभावित करेगा, ग्रीन हाउस उत्सर्जन को प्रभावित करेगा, जीवन को भी प्रभावित करेगा। आई होप गाइज ये आपको समझ आया। अब हम चलते हैं साइट्स का 19th मीटिंग हुई उसके बारे में। तो अब आप कहेंगे कि ये तो हमने कल भी पढ़ा, तो कल हमने पढ़ा वो इंडिया ने क्या प्रस्ताव दिया, और आज हम पढ़ने वाले हैं इसकी पूरी डिटेल की, उसमें हुआ क्या क्या और साइट क्या है, कब से स्टार्ट हुआ, क्या काम करता है। तो गाइज इसकी 19th मीटिंग का हुई, पनामा में हुई है। ठीक है, और इसका फुल नाम क्या है, वनस्पति और देखो वन्यजीव और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर ये क्या है, कन्वेंशन है, और ये कन्वेंशन क्या है, बाध्यकारी है। अगर आप इस पे साइन कर देते हो तो क्या होगा, आपको उसके रूल्स नियम मानने ही पड़ेंगे। तो देखो ये जो मीटिंग हो रही थी इसमें 52 से ज्यादा प्रस्तावों को क्या किया गया, प्रस्ताव पेश किए गए, और इसमें क्या किया गया, जिसमें कि सरीसृप हो गए, बहुत सारे सरीसृप, दरियाई घोड़ा, सॉन्ग बर्ड्स, गैंडे, और 200 से ज्यादा पेड़ों को क्या किया गया है, संरक्षण के लिए क्या किया गया, प्रस्ताव पेश किया गया है। भारत का जो शीशम है उसको भी क्या कहा जा रहा है, जिसका डालबर्गिया सिसु नाम है, उसको क्या कहा जा रहा है, उसको कहा जा रहा है पर्सिस्ट 2 में शामिल करने के लिए। तो अब हमें भारत का शीशम जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसका प्रस्ताव इंडिया ने दिया है। इसके अलावा जो समुद्री खीरा है, सी कुकुम्बर, ठीक है, सी कुकुम्बर जो है वो पूरे साल न्यूज में रहा है गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है 2022
22 के लिए 23 के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये क्या है, साइट्स 2 में इसको रखने की क्या कहा गया है कि इसको साइट 2 में आप शामिल कर लीजिए। तो इंडिया ने 2 प्रस्ताव दिए, आपने उधर भी देखा था, वो टर्टल के लिए दिया था। इसके अलावा इंडिया की एक सोसाइटी है जिसका क्या नाम है, वन्यजीव संरक्षण सोसाइटी इंडिया नाम है। ये क्या कह रही है, इसने एक शोध प्रकाशित किया और बताया कि जो हमारे सी कुकुम्बर है, ये समुद्री खीरे हैं, उनका बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, अवैध तस्करी की जा रही है। और सबसे ज्यादा तस्करी तमिलनाडु में हो रही है, उसके बाद महाराष्ट्र, लक्षद्वीप और कर्नाटक का स्थान आता है। नेक्स्ट चलते हैं। तो ये हो गया सी कुकुम्बर के बारे में, शीशम के बारे में देख लिया। और नेक्स्ट है बाटागुर कचुगा रेड क्राउन रूफ टर्टल। इसको भी क्या कहा है उन्होंने, इसको भी कहा है कि भारत ने इसका प्रस्ताव दिया कि इसको भी आप परिशिष्ट 2 से हटा के परिशिष्ट 1 में कर दीजिए। इसके अलावा ऑपरेशन टर्टल शीड, वन्यजीव अपराध पर अंकुश लगाने के लिए भारत के जो मतलब देखो ऑपरेशन टर्टल सी है, ये किस काम के लिए, कछुओं की जो तस्करी होती है उसको रोकने के लिए। तो इसकी जो ये प्रस्ताव लाए गए, जो ये मिशन चलाया गया, इसकी जो सराहना किसने, जिसकी प्रशंसा किसने की है, साइट्स की मीटिंग में भारत की प्रशंसा की गई है। तो अब पढ़ते हैं हम साइट्स क्या है, हम फुल फॉर्म जान गए। ये क्या है, ये सरकारों के बीच एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है, ये लीगली बाइंडिंग है आपके ऊपर, ठीक है। और ये कब आया था, 1975 में आया। और इंडिया कब बन गया, 1 साल बाद 1976 में बना। तो अब गाइज अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्या इंडिया इसका संस्थापक सदस्य है, तो आप क्या कहेंगे, हाँ या नहीं। तो गाइज आपको पता है 75 में बना, इंडिया 76 में बना है, इसका पार्ट, तो इसका संस्थापक देश कैसे हो सकता है, तो इंडिया इसका संस्थापक देश नहीं है, ठीक है। तो जब से ये आया 1975 से, उसके बाद से क्या होने लगी, इसकी मीटिंग होने लगी। इसको भी हम क्या कहते हैं, कॉप की मीटिंग कहते हैं। तभी हमने लिखा ना वहां पे कॉप क्या, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 19th मीटिंग चल रही है, मतलब ये जब से बना है 19 बार मीटिंग कर चुका है। कानूनी रूप से बाध्यकारी है, लेकिन ये क्या नहीं करता, ये किसी देश के अंदर कानूनों की जगह नहीं लेता है, ठीक है। ये सामानों के आयात निर्यात और उसके लिए परमिट प्रणाली के माध्यम से अधिकृत किया जाने वाला क्या है, सिस्टम है। नेक्स्ट चलते हैं गाइस हमारे टॉपिक पे। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, वो है लॉस एंड डैमेज फंड। तो आपको बताइए कि इस पूरे साल में जो COP27 का शिखर सम्मेलन हुआ था कतर में, वो सबसे ज्यादा क्या रहा, इजिप्ट में जो COP27 हुआ वो सबसे ज्यादा हाईलाइटेड रहा था। तो इसमें क्या हुआ, एक लॉस एंड डैमेज फंड बनाया गया। तो क्या इसमें इंडिया शामिल है, संस्थापक है, तो नहीं, इसमें संस्थापक इसका नहीं है। ये क्या कहा गया, देखो इसमें मोटा मोटा मैं बता देती हूँ, पूरा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। इसमें कहा गया कि जो देखो विकासशील देश है, उनको क्या नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि जो विकसित देश हैं उनकी गतिविधियों के कारण, औद्योगिकरण के कारण, या फिर बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों के यूजेस के कारण क्या हो रहा है कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है। और क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उससे तापमान बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। और इसका नुकसान सबसे ज्यादा किसको देखने को मिल रहा है, इसका सबसे ज्यादा नुकसान देखने को मिलेगा विकासशील देशों को। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब आप मतलब सारे विकासशील देश वाले चिल्ला रहे थे, तो विकसित देशों ने कहा कि ठीक है, अब आप इतना मत चिल्लाओ, अब हम क्या करेंगे, एक लॉस एंड डैमेज फंड बनाएंगे कि जितना नुकसान किसको हो रहा है, विकासशील देशों को, उतना हम पैसा देंगे। इसका यही मेन कॉन्सेप्ट है। तो जिससे क्या होगा, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन रुकेगा, जैव विविधता और सांस्कृतिक महत्व वाली चीजें जो खराब हो चुके हैं उनके लिए भी दिए जाएंगे। मुआवजे के दावे का क्या किया गया, दायरा बढ़ाया गया। तो गाइस अब इस आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि फर्स्ट टाइम, प्रथम बार क्या किया गया, COP27 में लॉस एंड डैमेज फंड के बारे में बात की गई। तो नहीं गाइस, ये सही नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी लॉस एंड डैमेज फंड की अवधारणा विकसित हो चुकी थी 1990 से ही, जब से ये क्या स्टार्ट हुआ है, कॉप की मीटिंग स्टार्ट हुई है, तब से ही ये बातें की जा रही हैं। लंबे समय से नुकसान और विनाश के लिए जवाबदेही और मुआवजे की भरपाई के लिए ये काम किए जा रहे हैं। क्षति और इस पे देखो, हानि और क्षति पर एक वार्सा अंतरराष्ट्रीय तंत्र भी है। इसके अलावा क्या किया गया, कनाडा, डेनमार्क, जर्मनी, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड और वालोनिया
क्या है, बेल्जियम का प्रांत है। इन सब ने मिलकर क्या किया है, इसको लॉस एंड डैमेज फंड बनाया है। तो आई होप गाइस ये आपको समझ आया, जो मैंने आपको बताया वही इंपॉर्टेंट था इसमें। नेक्स्ट चलते हैं जलवायु परिवर्तन की क्षति। तो वही सेम चल रहा है कॉन्सेप्ट, उसी को बढ़ाया गया है यहाँ पे। अब इसमें क्या है, संयुक्त राज्य जो अमेरिका है, जापान, कनाडा और इंडोनेशिया, ये क्या कह रहे हैं कि जो कोयले की निर्भरता को खत्म करने के लिए, मतलब वही है ना कि कोल क्या है, जीवाश्म ईंधन है, इसको जब हम जलाते हैं तो वही है कि ग्रीन हाउस गैसेस पैदा होती हैं और उससे क्या है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो वही मेन है। तो उनका कहना है कि हम ना कोयले पर आधारित जो हमारी अर्थव्यवस्था है चल रही है, उसको हम क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। कब तक, 2050 तक। और क्या बन जाएंगे हम, कार्बन तटस्थ बन जाएंगे। इंडिया का टारगेट कितना है, इंडिया का टारगेट 2070 तक का है, आपको ये याद रखना है। विकसित देश औद्योगिक विकास से लाभान्वित हुए, जिससे क्या हुआ, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हुआ। तो अब जिसका ज्यादा योगदान रहेगा किसी चीज को खराब करने में, उसको भाई पैसे भी तो ज्यादा देने चाहिए। वही वाला कॉन्सेप्ट सेम यहाँ भी चल रहा है। उत्सर्जन के परिणाम क्या हुए, उत्सर्जन का परिणाम अब आपको बताने की जरूरत नहीं है। जैव विविधता खत्म हुई, जो समुद्री क्या है जैव विविधता है वो भी खत्म हुआ, उसके अलावा खाद्यान्न को संकट पड़ा, ठीक है, इसके अलावा सी लेवल राइज हुआ। तो ये सब चीजें इसमें देखने को मिल जाएंगी। देखो एक मूडीज एनालिटिक्स है, इसने क्या किया है, इस सदी के मध्यम तक कनाडा के जीडीपी का 0.3% की वृद्धि होगी, क्योंकि गर्म जलवायु कृषि और श्रम उत्पादकता को बढ़ावा देगा। अब ये क्या बता रहा है, अब आप एक काम कीजिए, कनाडा की लोकेशन याद कीजिए, ये कहाँ पे है, ये नॉर्थ पोल के पास में है, ठीक है, और नॉर्थ पोल पूरा का पूरा बर्फ से ढका है, तो उसमें जमीन की कमी है। अब ये क्या बता रहा है, इसका कहना है कि 0.3% की वृद्धि होगी जीडीपी में। क्यों, क्योंकि वहां पे कृषि के लिए और श्रम उत्पादकता को बढ़ावा मिलेगा। क्यों, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। इसके कहने का मतलब है कि ग्लोबल वार्मिंग होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या पिघलना शुरू होंगे, बर्फ पिघलना शुरू होंगे, और बर्फ पिघला तो वहां जो जमीन है, जिस जमीन पे बर्फ जमा हुआ है वो खाली हो जाएगा, और वो खेती के लिए अनुकूल हो जाएगा, और श्रम उत्पादन किया जा सकेगा वहां पे। तो उससे क्या होगा, उसकी जीडीपी ग्रो होगी। लेकिन उल्टा प्रभाव किस पे पड़ेगा, जो कि विषुवत रेखा के पास जो देश है, या कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जो देश है, उन पे क्या होगा, उस पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट दिया गया है, तो आपको यहाँ पे जानना ये जरूरी है कि ये कौन सी संस्था निकालती है, तो ये UNEP के द्वारा निकाला जाता है। भारत में उत्सर्जन का क्या है, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत शीर्ष 7 उत्सर्जकों में शामिल है। मतलब भारत भी अच्छा खासा उत्सर्जन कर रहा है, लेकिन अगर हम अगर ओवरऑल करें तो हम टॉप 7 में शामिल है, लेकिन हम प्रति व्यक्ति उत्सर्जन पे देखें तो हम आज भी बहुत ज्यादा देशों से पीछे हैं। देखो यहाँ पे लिखा है ना, भारतीय जनसंख्या के संदर्भ में इसका प्रति व्यक्ति उत्सर्जन दूसरे देशों से तुलना में बहुत ज्यादा कम है। यहाँ तक कि G20 का जो समूह है उन सब में सबसे ज्यादा कम है। बाकी आंकड़े आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। भारत ने क्या क्या कदम उठाए, तो आपको पता ही है, भारत ने पंचामृत दिया हुआ है, अपने INDC जो गोल है उनको अपडेट किया हुआ है। तो 2070 तक, ये तो आपको याद ही होगा कि कार्बन तटस्थता को प्राप्त करने की हमने बात की है। 2030 तक 500 गीगावाट हम नवीनीकरण ऊर्जा पैदा करेंगे। इसके अलावा हम, ये हो गया कोयले पर, कोयला समझौता किया है कि हम किस तरीके से कोयले से आधारित अर्थव्यवस्था से हम क्या करेंगे, नवीनीकरण आधारित अर्थव्यवस्था की तरफ शिफ्ट होंगे। इसके बाद फेज आउट से फेज डाउन में बदल दिया जाएगा, मतलब कि जैसे हम कोयला आधारित है तो उससे हम हट जाएंगे, ये वाली चीजों को बता रहा है। वैश्विक अपतटीय पवन गठन, ये हमारा क्या है, गठबंधन, ये क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है। तो अब आपने सुना होगा कि देखो, अगर हमें कुछ भी नहीं समझ क्वेश्चन आ गया तो हम कैसे टैकल करेंगे। अपतटीय, ठीक है, तटीय तो हमने समझा था, तटीय हमको पता है, तट वाला कोस्टल की बात कर रहा है, कोस्ट की बात कर रहा है ये, ठीक है। पवन भी समझ आता है कि भाई ये क्या, वायु ऊर्जा की बात कर रहा है। गठबंधन मतलब कुछ देश मिलके किया है, और वैश्विक है तो भाई विश्व के सारे देश आए हुए हैं, ठीक है। तो अब हम क्या, COP27 में ये बात हुई है। उसके अलावा 9 देश मिलकर, इसमें इंडिया शामिल नहीं है, ये क्या किया है, उन्होंने एक गठबंधन बनाया है। क्या काम करने के लिए, जैसे पवन लिखा हुआ है तो पवन ऊर्जा जो है वो एक नवीनीकरण ऊर्जा है, उसका उपयोग करने के लिए, जैसे हम सौर ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं, उसका उपयोग करने के लिए क्या किया गया है, एक गठबंधन
बनाया गया है और हस्ताक्षर किए गए हैं। इसमें इंडिया शामिल नहीं है, संस्थापक में नहीं है इसके, ठीक है। वैश्विक अपतटीय पवन गठबंधन क्या है? तो इसकी स्थापना किसने की? सबसे पहले 9 देश थे। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा अक्षय ऊर्जा एजेंसी, इरिना भी बोलते हैं, डेनमार्क होगी, और उसी की एक संस्था है वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद। इन तीनों ने मिलकर इसकी क्या की है? स्थापना की है। और कहा है ये क्या है? अपतटीय क्या होता है पहले हम ये समझते हैं। अपतटीय क्या होता है कि जब हम पवन ऊर्जा से जो हम एनर्जी प्राप्त करते हैं, उससे जो हम इलेक्ट्रिसिटी या कुछ भी बनाते हैं ऊर्जा से, तो वो 2 प्रकार से हो सकती है। एक तो होता है कि तटीय पवन फॉर्म, और एक होता है जो तटीय होता है तट पे यानी ये पानी पे नहीं है, तट पे यानी जमीन पे। जो जमीन पे फॉर्म लगाए जाते हैं, भूमि पर स्थित पवन टर्बाइनों के व्यापक जो स्थापित किया जाता है, उनको क्या कहा जाता है? उनको तटीय पवन ऊर्जा कहा जाता है। लेकिन जब ये चीज जो मतलब जैसे इतने बड़े बड़े बैनर्स हैं जिसके ऊपर पवन के सौर ऊर्जा ऐसे लगते हैं ना, इनकी चक्कियां चलती हैं, ये वाली चीजें, तो जब यही चीज क्या किया जाता है? जल निकायों में स्थित कर दिया जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? अपतटीय पवन ऊर्जा कहा जाता है। अपतटीय ऑफशोर भी कहा जाता है, ये आप याद रखिए। इसके बहुत सारे देखो फायदे भी हैं। ऐसा क्यों किया जा रहा है? एक तो देखो, जब भी सरकार को कोई परियोजना स्टार्ट करनी होती है तो सबसे बड़ा जो मैटर होता है वो क्या हो जाता है? वो मैटर हो जाता है कि भाई जमीन अधिग्रहण का, कि जल्दी से मतलब जो भी वहां पे रह रहे हैं लोग वो जमीन नहीं छोड़ते, जमीन का सेटलमेंट नहीं होता, 2 साल 3 साल ये चीजें चलती रहते हैं। लोग वो आंदोलन वगैरह करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। इन सब चीजों में क्या हो जाता है? बच के मतलब उलझ के रह जाती है, और इससे क्या हो जाती है? हमारी परियोजनाएं डिले हो जाती हैं। तो एक सबसे बड़ा हमें जल निकाय पे बनाएंगे तो ये हमें प्रॉफिट होगा। इसके अलावा क्या होगा कि जो पवन है या जो जल निकाय है उसके ऊपर हमें पर्याप्त सौर जो हवाएं होती हैं वो पर्याप्त मिलती है, जिससे क्या होगा कि ये सारा साल चलती रहेंगी। जो इसकी विंड्स हैं वो सारा साल चलती रहेंगी और हमें ऊर्जा प्राप्त होती रहेगी। भारत में पवन ऊर्जा की क्या स्थिति है? तो देखो, भारत मार्च 2021 तक का डाटा है, बताया गया कि एक वर्ष में पवन बिजली उत्पादन क्षमता का 29.2 गीगावाट तक हम पहुंच गए हैं। मतलब अभी हम इतनी क्षमता प्राप्त कर लिया, अभी बहुत ज्यादा क्षमता है हमारी प्राप्त करने की, लेकिन अभी हम यहीं तक पहुंचे हैं, ठीक है। 2010 से 2020 के बीच पवन उत्पादन की कुल वार्षिक वृद्धि जो रही है वो 11.39% रही है, मतलब अच्छी ग्रोथ दिख रही है। जबकि स्थापित क्षमता से यह 8.78 थी, मतलब स्थापित जो क्षमता थी उससे ज्यादा ही हम ग्रो कर रहे हैं। व्यावसायिक रूप से दोहन योग्यता में 95% से अधिक संभावना जो है 7 राज्यों में है। तो 7 राज्य कौन से होंगे? जहां पे भाई तट होगा वहां वाले राज्य होंगे। तो आंध्र प्रदेश, गुजरात हो गया, कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, और इसके अलावा एक मध्य प्रदेश भी है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं रेड क्राउन रूफ टर्टल के बारे में। रेड क्राउन रूफ टर्टल के बारे में क्या है क्या नहीं ये जानते हैं। भारत ने क्या किया? अब आपको पता ही है, पनामा सिटी में साइट्स की मीटिंग हो रही थी और उस मीटिंग में क्या क्या 19वीं मीटिंग थी, उसमें रेड क्राउन रूफ टर्टल जो है उसकी रक्षा का प्रस्ताव किसने दिया? इंडिया ने। ये क्या है? पहले क्या था? अपेंडिक्स 2 में था और अब कह दिया कि अपेंडिक्स 1 में कर दो। ये क्या है? नदी की प्रजाति है। इसमें हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा फिर से पढ़ लेते हैं। देखो साइट्स की क्या है? 3 परिशिष्ट है, मतलब अपेंडिक्स है। फर्स्ट में क्या होता है? जो कि विलुप्त प्राय होने वाली है, जिसको बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है, उन चीजों को इसमें रखा जाता है। सेकंड में क्या रखा जाता है कि जो विलुप्त के कगार पे नहीं है लेकिन इसका व्यापार नियंत्रण करना जरूरी है, अगर नहीं किया जाएगा तो ये क्या हो सकते हैं? विलुप्त हो सकते हैं। और जो थर्ड में है उसमें ऐसी प्रजातियां शामिल की जाती है जो कम से कम एक देश में संरक्षित हो, मतलब किसी एक देश में ये क्या हो? खतरे के निशान तक पहुंच गई हो, उसमें रखा जाता है। साइट्स के पक्षकारों ने क्या किया है? 19वें सम्मेलन में जानवरों और पौधों की लगभग 600 प्रजातियों के व्यापार संबंधी नियमों में सख्ती से विचार करने के बारे में सोचा है कि हम उस पर सख्ती से विचार करेंगे। रेड क्राउन रूफ टर्टल क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम जो है बाटागुर कचुगा है, और सामान्य ये कहाँ मिलता है? बंगाल रूफ टर्टल, रेड क्राउन रूफ टर्टल इत्यादि इसके नाम है, और ये भारत के स्थानिक है, ठीक है। भारत में जो टर्टल है उसकी 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। नर के चेहरे ये नहीं पढ़ने की जरूरत है आपको, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है? मीठे पानी वाली प्रजाति है, ठीक है। और ये नेस्टिंग साइट वाली गहरी
मतलब आपको पता ही है कि जो कछुए वगैरह है वो नेस्टिंग के लिए कहाँ पे जाते हैं, एस्चुरी और डेल्टास वगैरह होते हैं वहां पे। रूफ टर्टल भारत, बंगाल, नेपाल में पाया जाता है। अब आपसे बोल दे कि सिर्फ नेपाल में पाया जाता है तो नहीं, बांग्लादेश, नेपाल इत्यादि में भी पाया जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन जो है या गंगा नदी बेसिन है वहां व्यापक रूप से पाया जाता है। वर्तमान में भारत का जो राष्ट्रीय चंबल नदी घड़ियाल अभयारण्य एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां इस प्रजाति की पर्याप्त आबादी है, लेकिन यह संरक्षित क्षेत्र और आवास अभी खतरे में है। मतलब जो ये रेड क्राउन रूफ टर्टल की बातें हो रही हैं, ये कहाँ पे मिलता है? तो ये अब आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय चंबल नदी घड़ियाल अभयारण्य जो है एमपी में, वहां पे पाया जाता है। इसको क्या खतरा है? तो इसको भी आवास का खतरा होगा, और आवास का खतरे के साथ साथ इसको जो हम पन विद्युत की बहुत सारी परियोजनाएं बना रहे हैं, हाइड्रोलॉजिकल परियोजनाएं बना रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, इससे ये प्रभावित हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनकी आवाज एक साउंड से भी साउंड बहुत ज्यादा होती है इसकी, तो इससे ये प्रभावित होते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, प्रदूषण वगैरह भी हो रहा है, उससे भी प्रभावित होते हैं। देखो, प्रदूषण के कारण इसका आवास क्षरण हो रहा है। गंगा पानी के नदी के किनारे क्या हो रहा है, खनन और मौसमी फसलों की वृद्धि हो रही है, उससे भी प्रभावित हो रहे हैं। अवैध उपभोग मतलब अवैध व्यापार हो रहा है, उससे भी इनको है। इसी कारण ये क्या हो गए हैं, ये विलुप्त प्राय के जगह पे पहुंच गए हैं। इनकी IUCN में अगर देखेंगे तो ये क्या है, क्रिटिकली एंडेंजर है। तभी इंडिया इसके ऊपर क्या कर रहा है, मेनली फोकस कर रहा है। और अगर हम इसको क्या देखेंगे, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अगर हम एक्ट में देखेंगे तो ये शेड्यूल 1 में है, साइट की शेड्यूल 2 में है, तभी इसको क्या कहा जा रहा है कि ये शेड्यूल 1 में डाला जाए। तो आई होप गाइज आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से हम कल स्टार्ट करने वाले हैं। ओके गाइज, कल मिलेंगे, बाय।